हेलो बच्चों, मेरे हाथ में है एक छोटी सी टेबल और टेबल पे रखा है एक मेरी डॉटर का टॉय। ठीक है। अब इस टेबल पर इस टॉय को अगर मैं इस टेबल को थोड़ा सा इंक्लाइन करता हूं तो ये स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक। और भी स्लाइड कर इंक्लाइन कर दूंगा तो भी ये स्लाइड नहीं कर रहा है और काफी सारा इंक्लाइन करने के बाद ये स्लाइड कर रहा है। ठीक। लेकिन अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा पाउडर लगा दें, ये पाउडर वही है जो मेरी डॉटर लगाते हैं, अगर ये पाउडर लगा दें तो ये जो बॉक्स है वो थोड़ा सा जल्दी स्लाइड कर जाएगा। ठीक है ना। तो इसने अभी जो स्लाइड किया वो थोड़ा सा कम इंक्लिनेशन पे ही स्लाइड कर दिया कंपैरेटिव टू अर्लियर। जल्दी जब हमने पाउडर नहीं लगाया था, जैसा कि हम लोग फिर करके देखते हैं, तो ये ज्यादा इंक्लाइंड होने पर भी स्लाइड नहीं करता है। ठीक है ना। अभी देखिए कितना इंक्लाइन किया, अब जाकर स्लाइड किया, जबकि पाउडर पे रखने पर ये फटाफट से स्लाइड करने लग जाएगा। कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है जो इस छोटे से टॉय को स्लाइड होने से रोक रहा है? वैसे अगर हम सोचें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी इंक्लिनेशन पे है तो वो तुरंत स्लाइड करनी चाहिए है, लेकिन वो स्लाइड नहीं कर रही है। क्यों रुकी हुई है? इसका सीधा सा रीजन है जो आपको भी पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। उस रीजन का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये फ्रिक्शन क्या है, क्या होता है और कैसे काम करता है, और इसकी पूरी कैलकुलेशन करना भी हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, जैसा कि मैंने लिख दिया। ये एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी दो सरफेस के रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करती है। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली रेजिस्ट करता है रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस, या दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव मोशन को रोकता है। रिलेटिव मोशन में कह रहा हूं, मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कि हम वापस से इस पर आ जाते हैं। यहां अगर हम देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो टेबल है, सरफेस है, इसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, तो इस रिलेटिव मोशन को किसने रेजिस्ट किया? वो किया फ्रिक्शन ने। अगर ये यहां रखा था बिना पाउडर के और ये अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, अब स्लाइड कर रहा है, तो इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा था? भाई ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला फोर्स है फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन है, इनर्शिया नहीं, जो इसको यहां रोक रहा है। ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए कैसे आता है उसको समझते हैं। कि मान लीजिए ये एक सरफेस है। अब दिखने में तो आपको ये स्मूथ दिख रही होगी, लेकिन कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस भी आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर थोड़ी बहुत रफ दिखेगी। ठीक, रफ दिखेगी। अब जो दूसरी सरफेस है, ये जो टॉय है मेरी डॉटर का, वो भी दिखने में स्मूथ है, लेकिन वो भी नीचे से क्या है, थोड़ा सा रफ है। और यही कारण है, इसकी जो रफनेस है, यही कारण है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करती है। होता क्या है कि ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। एक रफ सरफेस दूसरी रफ सरफेस को अपने अंदर इंटरलॉक कर लेती है, और ये
स्लाइड नहीं करता है। लेकिन क्या होता है जब मैं यहां पे पाउडर भर देता हूं, पाउडर भरने से ये जो सरफेस है ये यहां तक भर चुकी है पाउडर से। यहां पर ये क्या भर चुका है, यहां भर चुका है पाउडर, और जो ये गैप्स थे ये फिल हो गए। अब गैप्स फिल होने से क्या होता है कि जब मैं दूसरी सरफेस इसके ऊपर रखता हूं तो इंटरलॉकिंग काफी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से ये कम इंक्लिनेशन पे भी स्लाइड करने लग जाता है। तो ये जो चीज बीच में है इसे कहा जाता है लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड लुब्रिकेंट हम कहां यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं मोटर व्हीकल्स में, कार में, बाइक में, एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह मशीन में जहां पे हम ऑयल डालते हैं ना, ऑयल 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 डालते हैं हम नॉइज, और नॉइज को कम करने के लिए या फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ऑयल डालते हैं। तो ये होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। सॉलिड सॉलिड लुब्रिकेंट मैंने अभी आपको बताया, ये जो पाउडर डाला, पाउडर जैसे ही कैरम के ऊपर हम बोरिक पाउडर डालते हैं, कैरम बोर्ड का पाउडर आता है ना, पाउडर, या इंडस्ट्री में देखेंगे अगर हम लोग इंडस्ट्री पे तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है ना, ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। और अगर हम बात करें सेमी सॉलिड, तो ग्रीस, ग्रीस आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स में या हमारी गाड़ी में जो बियरिंग होते हैं ना, जो गोल गोल घूमते हैं टायर के साथ, वहां पे कई बार चेन में भी लोग बाग वो लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो लुब्रिकेंट, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये लुब्रिकेंट का काम कर रही है, ल्यूब्स भी कहते हैं इसको, ये लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, बट ये हमारे ज्यादा काम की चीज नहीं है, बस एक बेसिक चीज थी समझाने के लिए कि फ्रिक्शन आया कैसे और हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया। जैसे ही मैंने सरफेस पे पाउडर डाला तो पाउडर ने इस तरह के गैप्स को फिलअप कर दिया और इससे सरफेस स्मूथ हो गई, और ये क्या हो गया, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो गई, यहाँ कम फ्रिक्शन हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया और जल्दी से ऑब्जेक्ट अपना मोशन करने लग गई। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन आता कैसे है, मतलब कितना होता है। तो फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू वेट, यानी कि सॉरी ग्रेविटी इनटू यानी कि वेट के, समझिए। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है, ठीक है, इसका वेट है mg, ठीक, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लेते हैं इसका वेट है 50 किलोग्राम और एक ऑब्जेक्ट और रखी है, इसका वेट है 100 किलोग्राम। बताइए किसको स्लाइड, दोनों सेम मटेरियल है, सेम सरफेस है, एक ही सरफेस पे सेम मटेरियल के दो ब्लॉक्स रखे हैं, 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम का, ठीक है ना। तो बताइए किसको धक्का देना आसान है, यानी कि पुश करके चलाना आसान है। तो आप कहोगे सर 50 वाले को चलाना आसान है, 100 वाले को चलाना मुश्किल है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, दैट इज राइट। और यहां पर 100 किलो को चलाना मुश्किल है, 50 को चलाना आसान है, क्योंकि इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो वेट के प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू mg, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंक्लाइंड सरफेस के लिए, इंक्लाइंड सरफेस के लिए इस तरह से, क्योंकि हम एफबीडी पढ़ चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम ज्यादा उसको रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर मैं 50 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखूं इस सरफेस पर, है ना, और एक सरफेस और मैंने ले ली, वो ये है, इस पर मैं 100 किलोग्राम का एक ब्लॉक रख दूं,
अब क्योंकि दोनों के इंक्लिनेशंस अलग अलग हैं, फाई इज ग्रेटर देन थीटा, फाई इज ग्रेटर देन थीटा। मान लो कि सारे मटेरियल सेम है, इंक्लिनेशन अलग अलग है, तो इस कंडीशन में क्या है कि हो सकता है कि 100 किलोग्राम को चलाना आसान हो जाए क्योंकि ये इंक्लाइंड ज्यादा है, इसको थोड़ा सा पुश करने पर ये चलने लग जाए, या हो सकता है 50 किलोग्राम को चलने पर। तो जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं भाई जिसका वेट ज्यादा, जिसका उसको चलाना मुश्किल है, और जिसका वेट कम उसको चलाना आसान है। लेकिन इंक्लाइंड सरफेस के लिए कहना मुश्किल हो सकता है। तो हम और ज्यादा अगर इसको जनरलाइज करें तो ज्यादा करेक्ट, मोर अप्रोप्रिएट क्या रहता है कि हम कहें नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब समझेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कहना आसान क्यों है, अच्छा क्यों है। ठीक है, देखिए नॉर्मल रिएक्शन कहना इसलिए अच्छा है क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड सरफेस पर है, इंक्लाइंड सरफेस पर है, तो अगर मान लीजिए इंक्लिनेशन है थीटा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है mg, इसका एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। अगर आपने ये नहीं जानते हैं कैसा हुआ, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम वाला लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब समझिए यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन इसकी वजह से नहीं आ रहा है, वो फ्रिक्शन आ रहा है इसकी वजह से। समझे, मतलब दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फ्रिक्शन इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब ये n किस पे डिपेंड करता है, n डिपेंड करता है mg पर और साथ में थीटा पर। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन भी कम होता जाएगा। थीटा बढ़ेगा, cos थीटा कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, फ्रिक्शन भी कम होता जाएगा। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, अगर बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है ना, बात समझ रही। तो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, हमें ध्यान रखना है। अगर फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसे कहते हैं म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है एक कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सरफेस पर, सरफेस की कंडीशन पे, सरफेस के मटेरियल पे। जैसे इमेजिन कीजिए एक सड़क है ऐसी, ये फ्लाईओवर से नीचे उतरे, ठीक, तो पहला तो क्या है, सरफेस एकदम स्मूथ है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा थोड़ा सा कम एज कंपेयर टू दिस। अगर मान लो सड़क पे बहुत सारे खड्डे हैं तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। तो सरफेस की कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना तो फोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स पे, ना ही नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है दोनों, दो सब जो भी मटेरियल हमने लिए हैं उनका आपस में रिलेटिवली कैसा कंडीशन है। अगर ज्यादा रफ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर स्मूथ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। कुल मिला के मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने समझा है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स F, वो होता है म्यू इंटू एन। एन है नॉर्मल रिएक्शन, F है एक फोर्स। तो जो म्यू है, म्यू बेसिकली F अपॉन एन है, क्योंकि ये भी एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स होता है, ये भी एक फोर्स है, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, साथ में डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यूनिट लेस है और साथ में डायमेंशन लेस एक क्वांटिटी है। ये डिपेंड करती है मटेरियल पे और सरफेस की कंडीशन पे, मटेरियल पे और सरफेस की कंडीशन पे डिपेंड करती है ये। अब समझिए फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक बात और है
कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को यहां धक्का दे रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और अगर मैं मेरे ब्लॉक को यहां धक्का दूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स उधर लगेगा। तो कुल मिला के फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अपोजिट होता है रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस के। रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट काम करता है फ्रिक्शन। अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन बाद में निकालेंगे तो हमें आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर हम बात करें इन दोनों की, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर धक्का दूंगा मेरे राइट साइड में ऐसे, तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। किस पर? इस पर। इस पर फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, जबकि जमीन पर फ्रिक्शन होगा उस डायरेक्शन में। एक्शन के रिएक्शन ऑपोजिट। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि ये रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को अपोज करता है, विरोध करता है दो ऑब्जेक्ट के या दो सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के शेप से फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है सरफेस की कंडीशंस पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे मान लो कि अगर इंक्लिनेशन पे एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे स्लाइड कर रही है ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। और मान लो एक आदमी इसको नीचे धक्का दे रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, है ना। यहां पे हमने इसको स्लाइड किया तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। लेकिन अगर सरफेस पर ऑब्जेक्ट है और आदमी नीचे से धक्का दे रहा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऊपर स्लाइड की जा रही है, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। फ्रिक्शन लगेगा नीचे इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, इट इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा पैरेलल रिएक्शन फोर्स जो कि नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन पैरेलल लगता है सरफेस के पैरेलल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा पैरेलल रिएक्शन। अब हम समझेंगे एक और चीज कि जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा R, और रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा लैम्डा, इसका 10 लैम्डा जो होता है ना, अभी निकालेंगे। इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल। अगर हम इसको निकालें 10 लैम्डा तो यह आएगा F अपॉन N। 10 लैम्डा क्या आएगा? F अपॉन N। अच्छा, F अपॉन N तो हमारे पास म्यू भी होता है, तो 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू F अपॉन N इज इक्वल्स टू म्यू। तो 10 लैम्डा F अपॉन N होता है म्यू के मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, और ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करें तो हम 3 तरह के फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है समझिए, जैसे मैं बात करूं इसकी, तो ये स्टैटिक कंडीशन में है। अगर मैं इसको पुश करूंगा और मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा, या इसको ऐसे रख दिया मैंने और मैं कह रहा हूं कि भाई तू चल, मैं तुझे इंक्लिनेशन देता हूं चल, तो ये चलने लगेगा।
अभी रुका हुआ है ना इस कंडीशन में, अभी इस पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये नीचे आना जाता है, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है, रुकी हुई कंडीशन में, इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहला टाइप आता है स्टैटिक। तो फ्रिक्शन एट रेस्ट, जब भी रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो जो फ्रिक्शन है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब हमारा ये ब्लॉक चलने लग जाएगा, इस कंडीशन में भी इस पे फ्रिक्शन है, देखो ये अपने आप धीरे धीरे रुक भी रहा है ना। तो चलते टाइम जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जो तीसरा आता है वो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि उससे हमारा जीवन काफी आसान हो जाता है। और उस फ्रिक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये। अगर मैं इसको, इस छोटे से डंबल को इस टेबल पे रख के ऐसे इंक्लाइन करूं, तो देखिए थोड़ा सा भी इंक्लाइन करने पर ये अभी रुका हुआ है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल है तो रुका हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा इंक्लाइन करूंगा और ये भाई साहब नीचे आने लगते हैं, इधर जाने लगते हैं, इधर और फिर इधर। तो ये यहाँ ये जो मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम लोग रोलिंग कहते हैं फिजिक्स में। तो रोलिंग के समय जो फ्रिक्शन है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो काइनेटिक, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग, ये बेसिकली स्लाइडिंग के लिए है कि जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कह देते हैं। बट जब कोई भी चीज रोल करती है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन में हम कंसीडर करते हैं। जैसे सड़क पे टायर घूम रहा है ना, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे। और उसको स्टडी हम लोग करेंगे कहां पे? रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो फिलहाल इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, मतलब है चीजें सेम ही, दोनों मोशन से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको अलग अलग रखेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने समझा कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और ऑब्जेक्ट रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। तीनों के कोफिशिएंट्स भी अलग अलग होते हैं। मतलब आप समझिए कि अगर कोई 100 किलो की ऑब्जेक्ट है, रुकी हुई है, तो उसको जब आप धक्का दोगे इनिशियली, तो उसको इनिशियली धक्का देना यानी कि चलाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसे कहेंगे म्यू एस, है ना। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक कंडीशन में, उसके बाद आता है म्यू के, और उससे कम होता है म्यू आर। तो सबसे ज्यादा होता है म्यू स्टैटिक, फिर म्यू काइनेटिक, और फिर आएगा म्यू रोलिंग। आप समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ये, अगर मानो ये 100 किलो का है, तो इनिशियली इसको आप जब पुश करोगे तो पुश करके इसको आगे लाने में, एक बार ये चलने लग गया ना तो उसको धक्का देना आसान हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक बार वो स्लाइड करने लग गई तो उसको आगे धक्का देना आसान होता है। लेकिन इनिशियली, जैसे मैं टायर की बात करूं, गाड़ी की बात करूं, तो आपने कभी ना कभी अगर कार को धक्का दिया हो, बस को धक्का दिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि इनिशियली उसको एक बार चलाना मुश्किल है। एक बार गाड़ी चलने लग गई ना, रोल करने लग गई, तो उसको धक्का देना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अगर गाड़ी खड़ी है तो उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रांग होता है। उससे जो कम होता है वो होता है काइनेटिक, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए हमारी जो गाड़ियां होती है वो रोल करती हैं, क्योंकि रोलिंग कंडीशन में फ्रिक्शन सबसे कम हो जाता है। स्लाइड वाली गाड़ियां क्यों नहीं बनाते? सड़क पे पटरी लगा दो, उस पे गाड़ी को स्लाइड करा दो, क्योंकि स्लाइड में क्या है, लॉसेस ज्यादा होते हैं, टीयर एंड वियर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग। रोलिंग आसान है। तभी तो छोटे छोटे जो वो बनाए जाते हैं ना छर्रे, जिससे कि हम लोग बियरिंग बनाते हैं, वो बहुत कमाल का इन्वेंशन है। उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है ना। स्वरूप बदला है, रोलिंग ने बदला है। रोलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्लाइडिंग और स्टैटिक तो सत्यानाश करने के लिए फेमस है, लेकिन स्लाइडिंग को कम किया जा सकता है इन फ्रिक्शंस को। जैसे हम बात करें पिस्टन की, पिस्टन बोर के अंदर स्लाइड करता है तो वहां पे ये वाला फ्रिक्शन है। टायर रोल कर रहा है तो ये फ्रिक्शन है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि सबसे आसान होता है रोल करवाना किसी ऑब्जेक्ट को, उससे मुश्किल होता है काइनेटिक मतलब कि स्लाइड कराना, और सबसे मुश्किल होता है रुकी हुई चीज को चलाना। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स की तो होगा क्या, मान लो आपने फ्रिक्शन फोर्स 0 लगाया तो ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। फिर आप जैसे ही उस पर फोर्स बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट चलने लगेगी और फिर वो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है यहां तक का, ये है स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर ये वाला जो फ्रिक्शन है ये है काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन कि ऑब्जेक्ट को इनिशियली चलाना मुश्किल है और फिर उसके बाद एक बार चलने लग जाए तो आसानी से धक्का दे करके उसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें यहाँ पे और समझने की जरूरत है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? जैसे मैं अगेन इस बॉक्स की बात करता हूं, मान लो कि इस बॉक्स का वजन है 5 kg, 5 kg इसका वेट है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर कितना है? इस पर नॉर्मल रिएक्शन है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। अगर 50 न्यूटन इस पे वो है, ठीक है, नीचे 50 न्यूटन इसका वेट है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 50 न्यूटन। मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 1, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जा रहा है, हमने इसको 1 मान लिया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना? 50 न्यूटन, म्यू इंटू एन, म्यू एन 50 न्यूटन आ जाएगा। अब सोचिए इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन है क्या? आप बोलोगे हाँ आपने बताया है तो है। लेकिन आप ये भी सोचो कि अगर मैं इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ होगा। तो मेरा अप्लाइड फोर्स है इधर, इस साइड, इस साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर, इस साइड, ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। तो समझिए कि इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाएं, इधर लगा 2 न्यूटन का फोर्स, जबकि फ्रिक्शन फोर्स आएगा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इस साइड होगा तो फ्रिक्शन फोर्स उधर होगा। क्या फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन होगा? तो आप कहोगे हाँ सर ये 50 न्यूटन फ्रिक्शन। जी नहीं भाई, आप समझिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो आ जाएगा 48 न्यूटन इधर की तरफ, इस साइड। तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स आ गया 48 न्यूटन। तो क्या ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी? जी नहीं, ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो है ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है, मैं लिखता हूं पहले, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट होगा? इसके अपोजिट 2 न्यूटन ही जनरेट होगा। फ्रिक्शन कितना आएगा?
2 न्यूटन। मैंने आपको क्या बोला, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ पैरेलल रिएक्शन फोर्स। तो क्योंकि फ्रिक्शन एक पैरेलल रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन तो हमेशा एक्शन के बराबर ही होगी ना भाई, रिएक्शन हमेशा एक्शन के बराबर होगी। तो एक्शन 2 न्यूटन, तो रिएक्शन भी 2 न्यूटन होना चाहिए। फिर आप कहोगे कि सर क्या होगा अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, अप्लाइड फोर्स, तो भाई फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन ही होगा। क्या होगा कि अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो भाई फ्रिक्शन 50 न्यूटन होगा। क्या होगा अगर मैं 51 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो मैं कहूंगा मेरे भाई फ्रिक्शन 50 न्यूटन ही होगा। फ्रिक्शन की हैसियत कितनी है, 50 न्यूटन है। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है इस कंडीशन के लिए, 50 न्यूटन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट चले, अपनी जगह से सरके, हिले, आगे बढ़े, तो आपको मिनिमम 50 से इतना सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप 50.00009 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे, तो ये ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड कर जाएगी। बहुत कमाल का कंसेप्ट है कि नेचर ने क्या बोला फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन यू आर अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नेचर ने फ्रिक्शन को एक वरदान दिया। नेचर ने फ्रिक्शन को बोला, फ्रिक्शन यू आर अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आप अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। सही। क्या नॉर्मल रिएक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू है? जी हाँ। वैसे ही इट इज अ पैरेलल रिएक्शन फोर्स, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। लेकिन इसकी लिमिट है। लिमिट कितनी है? इतनी। ये जो मैं लिखता हूं ना, F इज इक्वल्स टू म्यू एन, तो म्यू एन इज द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगी, आगे बढ़ने लग जाएगी।